Friends, I am going to start a new chapter, coal and petroleum. Right? ठीक है? कोल एंड पेट्रोलियम. तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे. तो पहले तो समझिए आप कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, फ्यूल्स है, वाटर है, व्हीकल्स है. क्यों करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, राइट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू लिव कंफर्टेबली. जीवन जीने के लिए भी और हमारा जीवन कैसे आरामदायक हो इसके लिए भी. और कुछ एयर है, वाटर है, फ्यूल्स एट्सेट्रा और फाउंड इन नेचर. और ये सारी चीज़ जैसे एयर है, वाटर है, फ्यूल्स, ये सभी नेचर में मिलते हैं, नेचर से हमको प्रोवाइड होता है. फूड, क्लॉथेस, फर्नीचर हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. लेकिन फूड है, क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, ये सभी जो बनाए जाते हैं ह्यूमन यानी मनुष्यों के अपने इफर्ट के कारण से. लेकिन इन सब चीज़ों को जो यूज़ करते हैं उनका भी स्रोत जो होता है, उनका भी जो रिसोर्स होता है वो कहाँ से होता है? नेचर से ही होता है. उसी को हम लोग प्रोसेस करके अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको ढालते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो इसमें जानिए कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स? The material which we obtain from nature, or you can say present in nature. The materials which are present in nature or we get from nature. Why? To fulfill our basic needs. अपने जो आधारभूत जरूरत है उनको पूरा करने के लिए. तो वो सारे चीज़ जो हमको नेचर से मिलते हैं अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वे सभी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. ठीक. जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, और भी बहुत सारे हैं, है ना. ये सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज है. एंड ऑल ऑफ दीज वी ऑब्टेन और वी गेट फ्रॉम नेचर. वी आर नॉट क्रिएट देम, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अब डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, वो कितने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, नेचर में उपलब्ध है, इसके आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है. ठीक है. पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टेबल करने का मतलब कभी ना समाप्त होने वाला, है ना, नेचुरल रिसोर्स. और एग्जॉस्टेबल मीन्स जो समाप्त हो जाता है कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद. तो वे सारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे. तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज व्हाट? तो दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. कहने का मतलब है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी उपलब्धता जो नेचर में है अनलिमिटेड है ना. अनलिमिटेड मतलब प्रचंड मात्रा में है और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से वो खत्म होने वाला नहीं है. तो वे सारे रिसोर्सेज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं. जैसे आपको एयर है, एयर कभी खत्म नहीं होने वाला है. वाटर है, रेनफॉल है, क्ले है, सैंड है, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है हमारे नेचर में और ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं. ठीक है. दूसरी तरफ जब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी नेचर में लिमिटेड है ना, सीमित है. वो अगर उसको हम यूज़ करते चले जाएं लंबे समय में या आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगे, वो फिर हमको दोबारा नहीं मिलेंगे. तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स को हम exhaustible natural resource करते हैं. तो those resources which are present in limited quantity in nature and are likely to be finished or exhausted over a period of time, certain period of time, they are called exhaustible natural resources. ठीक है. बहुत सारे हैं. There are so many examples for that. Forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas. All these are natural resources, but they will be exhaust in upcoming future. Just by human activities के कारण से वे आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं.
ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग एग्जॉस्टेबल ऐसे नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। ऐसे रिसोर्सेज जिनको बर्न करके हम लोग पावर या शक्ति या हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग फ्यूल कहते हैं। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। तो ऐसे एनर्जी को फ्यूल एनर्जी में फ्यूल कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब डे टू डे लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको जला के हम हीट लेते हैं, जिसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। करेक्ट। अब देखिए, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, मर जाते हैं किसी न किसी कारण से, जमीन के अंदर वो बरी हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। ये नहीं कि आज हो गए कल हो गए, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा हुआ होगा। बहुत सारे एनिमल्स, जंगल, बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटीज आते रहते हैं, जिसके कारण से पूरा वाइल्ड लाइफ कहीं जमीन के नीचे धंस गया होगा। ठीक है, या बाढ़ आया होगा, बहुत सारा जानवर मर गया होगा, एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो अर्थ के नीचे चला गया होगा, तो उसका जो ऑर्गेनिक रिमेन्स था वो सब तो सड़ गल जाता है, लेकिन जो कुछ बच जाता है उसको हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, तो फ्यूल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस आर ऑल फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो डेड रिमेन्स से, जो अवशेष जो थे प्लांट्स के, मरे हुए प्लांट्स के, एनिमल्स से, जो हजारों या लाखों वर्ष पहले जमीन के नीचे दब गए थे, तो इसलिए उनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब कोल की बात करते हैं। सबसे पहला, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। अभी आपको बताया, इट इज हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। आप कोयले से परिचित है, देखा भी होगा आपने, काफी हार्ड होता है और इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है। ठीक है, और ये जो है आपको कोल ऐसा नहीं कि अर्थ के ऊपरी वाले हिस्से में मिलता है, काफी डीप मिलता है, जहाँ से इसको निकाला जाता है जमीन के नीचे से, उसको हम लोग कोल माइंस कहते हैं। कोल माइंस आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर कोल इज डग आउट अंडर द अर्थ सरफेस। और कोल बीट्स माने कोयले के बड़े बड़े टुकड़े के रूप में। ठीक है, तो संसार में बहुत जगह पाया जाता है। जहाँ तक इंडिया की बात है, भारत की बात है, कुछ जगह है प्रमुख जगह जहाँ पर इसकी बहुतायात है, मतलब अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर ये कोयले का भंडार काफ़ी है, कोल माइंस है, यहाँ से कोयले निकाले जाते हैं। द बिग कोल माइंस इन आवर कंट्री आर एट झरिया एंड बोकारो इन झारखंड। जो सबसे बड़े कोल माइंस हैं इंडिया में वो आपको झरिया में है, बोकारो में है, और ये दोनों जगह आपको झारखंड में पड़ते हैं, झारखंड स्टेट में। और एक रानीगंज है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अब कोल के फॉर्मेशन की बात करें अगर हम लोग, तो कोल इज फाउंड बाय द ग्रेजुअल डिके। ग्रेजुअल मतलब ये नहीं कि एक दिन में हो जाता है, काफ़ी लंबा वक्त लगता है, स्लो प्रोसेस है। एंड कंप्लीशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको अभी बताया मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण से बहुत सारी फॉरेस्ट लाइफ वगैरह जो है, एनिमल लाइफ्स वगैरह ज़मीन के नीचे दब गए होंगे और धीरे धीरे नीचे सरकते चले गए होंगे। और वहाँ पर क्या है, हवा की कमी है, हवा नहीं है, तो हवा, और लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर जैसे अर्थ के काफ़ी नीचे जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और उसके ऊपर अर्थ का उतना बड़ा प्रेशर। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे और इन एब्सेंस ऑफ एयर दे स्लोली गेट कन्वर्टेड बाय केमिकल प्रोसेसेस, है ना,
of the dead vegetation remains of dead plants into coal under the influence of high temperature and pressure. This process is called carbonization. मतलब carbonization is a slow chemical process of conversion of dead plants and animals remains into coal under the influence of high temperature and pressure is called combustion. तो अर्थ के नीचे में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हवा की अनुपस्थिति में ये जो आपको डेड रिमेन्स जो है प्लांट और एनिमल्स के वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कोल के बहुत सारे यूजेस हैं। कोल कंटेन्स मेनली अपॉन कार्बन बट अलॉन्ग विथ इट कोल जो है उसमें आपको मेनली कार्बन है, ठीक है, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ मात्रा लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी मिलता है एंड सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में देख लीजिए। तो कोल इज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए यूज किया जाता, अब तो नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। कोल इज यूज्ड इन मेनी हाउसेज एंड विलेजेस एज फ्यूल्स टू कुक फूड इन चूल्हाज में खाना बनाने में ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर इसके मदद से इसका मदद लिया जाता है। कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग धंधे में इसका यूज होता है। प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, जैसे फिनॉल है, बेंजीन है, टोल्यून है, नेफ्थलीन है, इन सब चीज़ों को बनाने में। इन इंडस्ट्री कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक, इसका यूज कोक बनाने में भी होता है, अमोनिका लिक्विड बनाने में होता है, कोल गैस है ना, कोल गैस बनाने में। और वो कौन सा प्रोसेस के द्वारा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा। कल आपको इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताऊंगा।